बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 1 यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे चीजें बहुत ही शॉर्ट एंड वे में पढ़ेंगे और इजी ट्रिक में पढ़ेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया बेसिकली होती क्या है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम परिवर्तन पढ़ते हैं सबसे पहले। अब परिवर्तन का मतलब क्या है, पृथ्वी पर कोई भी चीज है तो धीरे धीरे क्या होती है, खराब होती रहती है, यानी उस पर धीरे धीरे कोई ना कोई चेंजेस आते रहते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ हमारे पास लोहा है, लोहा की हम बात करते हैं तो कुछ समय बाद उसमें धीरे धीरे जंग पड़ने लगता है, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लगता है। जैसे हमारे पास जो दही है वो धीरे धीरे खट्टी होने लगती है, हमारे पास कोई भी चीज है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, यानी उसकी अवस्था में या उसके स्वाद में या फिर उसके रंग में कुछ ना कुछ चेंज होने लगता है। यानी इतने सारे जो परिवर्तन हमारी डेली लाइफ में चलते रहते हैं उसको हम किस पार्ट में यूज करते हैं, तो उसको हम यूज करते हैं तो भौतिक में और एक रासायनिक में। तो जहां जो हम परिवर्तन पढ़ने वाले हैं वो हमारे साथ दो पार्ट में रहेगा, एक तो हमारे पास रहेगा भौतिक परिवर्तन और एक हमारे पास रहेगा रासायनिक परिवर्तन। इसका मतलब है हमारी लाइफ में या हमारे आसपास जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं वो किस रूप में हो रहे हैं, या तो भौतिक रूप में हो रहे हैं या फिर रासायनिक रूप में हो रहे हैं। भौतिक का मतलब क्या, इस चीज को समझे। जैसे मेरे पास कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ अगर मेरे पास है और उसकी अवस्था सेम बनी रहे, मतलब ठोस है तो ठोस रहे, द्रव है तो द्रव रहे और गैस है तो गैस रहे, यानी उसकी अगर मैं बात करता हूं अवस्था की तो ठोस द्रव गैस, तो ठोस से द्रव या द्रव से गैस या गैस से द्रव या द्रव से ठोस, उन चीजों में परिवर्तन चल सकता है। परंतु अगर हम बात करते हैं भौतिक की तो भौतिक में उसका जो संगठन है, संगठन का मतलब हो गया हमारे पास उसका जो आकार है, उसकी जो मात्रा है यानी द्रव्यमान है, ये सब कुछ क्या रहेगा, ये सब कुछ स्थिर रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। भौतिक परिवर्तन का मतलब है जिस पदार्थ की हम स्टडी कर रहे हैं पदार्थ वो ही रहना चाहिए। जैसे मान लेते हैं चौक है, मैं इसकी स्टडी करना चाहता हूं, फिलहाल किस रूप में, ठोस रूप में है। अगर मैं बात करता हूं इसका रंग कैसा है तो रंग इसका सफेद है, वजन इसका जो भी होगा वो फिक्स रहेगा, आकार इसका जैसा है वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब मैं कुल मिलाकर इस पदार्थ के बारे में जानना चाह रहा हूं। तो जिस पदार्थ के बारे में आप जानना चाह रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक बोलते हैं। अब भौतिक के बाद क्या आ गया आपके पास, रासायनिक आ गया। रासायनिक का मतलब होता है किस पदार्थ में अगर कोई चेंज आया, मान लो इसका रंग कैसा है, सफेद है, कैसा हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, इसका मतलब इसके रंग में कुछ ना कुछ चेंज आया है। आकार जैसा था वैसा नहीं मिल रहा, कुछ और आकार आ गया है, जो चौक थी वो कुछ और ही रूप ले गई, इसका मतलब वहां पे रासायनिक चीज आ जाएंगी। तो रासायनिक में क्या होता है, आकार द्रव्यमान स्थिर नहीं रहते, यानी यहाँ पे आपके पास जो आकार रहेगा या जो द्रव्यमान रहेगा वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, यानी इसमें कोई ना कोई चीज आपको जरूर मिलेगा। अच्छा ये बात आपको समझना कि जैसे मान लेते हैं भौतिक की बात करते हैं, आपके पास पानी है H2O, H2O हमें किस रूप में मिलता है, द्रव के रूप में मिलता है। मैं इसको अगर गर्म कर दूं थोड़ा सा, तो सबको पता है कि जब हम H2O को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, भाप बनती है, भाप यानी गैस बनती है। अब सबने पढ़ा होगा परमाणु क्रमांक, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, H का कितना होता है 1, H कितने है 2, तो 16 और 2 18, यानी इसका जो द्रव्यमान है वो कितना आ गया 18। सेम यहाँ पे भी तो क्या रहेगा, 18 रहेगा। जो संरचना H2O की यहाँ होगी वैसी कहाँ होगी, यहाँ होगी। इसका मतलब है कि हम बात करते हैं द्रव्यमान या आकार की या संगठन की तो कैसा रहेगा, निश्चित रहता है यानी स्थिर रहता है। अब मैं बात करता हूं मैंने H2O की, तो इस H2O को द्रव से मैंने किस में चेंज कर दिया, मान लो ठोस में, तो ठोस का सूत्र भी तो क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। इसका मतलब है इस H2O की बात हम करते हैं द्रव से चाहे गैस में जाए, द्रव से चाहे ठोस में जाए, या वापस इसमें आए या वापस इसमें आए, हर जगह आप देख रहे हो कि H2O यानी जल का जो सूत्र है वो सेम ही है, चाहे कंडीशन कोई सी भी हो। इसका मतलब है इसके पदार्थ की जो अवस्था है, इसमें क्या है, अवस्था में तो चेंज आ रहा है, परंतु जो गुण है, गुण कैसे हैं, एक जैसे हैं, द्रव्यमान आकार कैसा है, एक जैसा है। इसका मतलब है ये जो परिवर्तन आप पढ़ रहे हो कैसा रहेगा, भौतिक रहेगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। बस किस चीज का चेंज आपने देखा, सिर्फ और सिर्फ अवस्था का चेंज आ रहा है, बाकी आकार हो, द्रव्यमान हो या आप गुण भी बोल सकते हो, ये सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वो भौतिक परिवर्तन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं रासायनिक की। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई आपके पास कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, तो ये क्या मिलकर बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सबको पता है कार्बन का हम बात कर रहे हैं, यानी सपोज करें कोयला है,
जलाते हैं इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब मैं आपसे बोलूंगा ये जो गैस बनी है यानी CO2, इसका गुण क्या इसके जैसा होगा या इसके जैसा होगा? तो नहीं होगा। कार्बन यानी मान लेते हैं कोयला होगा, उसका गुण अलग होगा। ऑक्सीजन हम लेते हैं, CO2 हम छोड़ते हैं, इसका मतलब यहाँ पे O2 का जो गुण होगा वो अलग होगा। अब बात करते हैं CO2 की, तो उसका गुण जो गुण है वो भी कैसा होगा, अलग होगा। इसका मतलब है जो नया पदार्थ बनता है, जो पुराने पदार्थ होते हैं उनका जो गुण है वो तो हो जाता है खत्म, और जब नया कोई पदार्थ बने तो उसमें नए गुण आ जाते हैं। तो इस टाइप के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये जो दो पार्ट हैं, भौतिक वाले में अवस्था में चेंज जरूर आ सकता है, परंतु गुण, आकार, द्रव्यमान ये क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता। जबकि हम बात करते हैं रासायनिक की, तो रासायनिक में नया कोई पदार्थ बनता है, नए पदार्थ के जो गुण होते हैं वो पुराने वाले से डिफरेंट रहते हैं। यानी नया पदार्थ जो बनेगा वो पुराने वाले गुणों को हटा देगा और अपने आप इसके अंदर कोई नए गुण आ जाएंगे, और नए गुण आएंगे तो आकार भी अलग होगा, द्रव्यमान भी अलग होगा और गुण भी अलग होगा। तो आई होप भौतिक, रासायनिक ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि इसके अलावा हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो देखें, रासायनिक को पहचानने के लिए जो तरीका है वो क्या होगा, उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे पहला मैं बात करता हूं अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन यानी अगर किसी पदार्थ की अवस्था में कोई परिवर्तन आ रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जैसे मैं आपसे बोलूं सेम केस यही है, C+O2 तो क्या बन गया, CO2। अब सबको पता है कार्बन यानी कोयला यानी ठोस में होता है, ठोस को हम क्या लिखते हैं, S का मतलब क्या होता है, सॉलिड। तो जहां पे S लिखा होगा बस का मतलब रहेगा सॉलिड यानी ठोस, और जहां पे L लिखा होगा इसका मतलब है लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव, और जहां पे G लिखा होगा इसका मतलब वो क्या है, गैस। तो इन तीन चीजों को ध्यान रखेंगे। अच्छा देखें, यह ठोस है, ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो किस रूप में होती है, गैस के रूप में होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी किस रूप में होती है, गैस के रूप में होती है। अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हो तो दो अवस्था थी, सॉलिड और गैस, इससे एक नया पदार्थ बना है CO2 जिसकी अवस्था क्या है, गैस के रूप में है। इसका मतलब है मैंने कोयले को जलाया तो सारा कोयला जला, और जलने के बाद सारे के सारी क्या बनी, CO2 बनी, कोयला हो गया खत्म। इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन आया है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में चेंज हो रहा है। तो यह अवस्था को देख के मैं समझ में आता है कि हाँ भाई यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जैसे सेकंड में बात करते हैं रंग की, यानी रंग में परिवर्तन। अगर आपको कभी भी रंग में कोई चेंज दिखता हुआ नजर आए तो आप समझ जाना कि वहां पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जैसे मैं बात करता हूँ चांदी की, तो चांदी क्या होता है, कुछ समय बाद काली पड़ने लगती है। या बात करते हैं तांबे की, तो उसकी जो सतह है वो धीरे धीरे हरी होने लगती है। इसका मतलब है वहां पे कुछ न कुछ रासायनिक परिवर्तन जरूर हुआ है। जिसे बात करता हूं, आपके पास है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, इस सिट्रिक अम्ल को अगर हम KMnO4 में डाल दें, KMnO4 को हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनीज, पोटेशियम परमैंगनीज। तो जो KMnO4 का कलर होता है, जो रंग होता है वो होता है बैंगनी। अब जैसे मैं सिट्रिक अम्ल को इसमें डालता हूं तो इसका जो बैंगनी रंग है वो गायब हो जाता है, यानी कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। और इसका रंगहीन होना यह बताता है कि सिट्रिक अम्ल ने कुछ ना कुछ इसके साथ क्रिया करी है, यानी कुछ ना कुछ नया पदार्थ बना है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि रंग में जो चेंज आया है वो किसकी वजह से आया है, रासायनिक परिवर्तन की वजह से आया है। तीसरा हम बात करते हैं, सपोज करें आपके पास ताप है, ताप में परिवर्तन, यानी किसी अभिक्रिया में अगर ताप में कोई चेंज आ रहा है तो उसका मतलब वहां पे रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसा मैं बात करता हूं, सपोज करें आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसको अगर मैं पानी में डाल दूं तो पानी में डालने के बाद क्या होगा, देखें कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, तो कैल्शियम तो 1 हो गया। अब ये O2 है और H2 है, तो इसको कैसे लिखते हैं, OH का होल ट्वाइस ऐसे लिखते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं, यानी बिना बुझा हुआ चूने को जब पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है, बुझा हुआ चूना। अब यहां से एक बात आपको समझने वो क्या है, सुने,
जब हम बिना बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड को सपोज करें प्लास्टिक की बाल्टी ली, उसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद क्या होता था, बुलबुले उठने शुरू होते थे। जो बुलबुले उठने शुरू होते थे तो जो बाल्टी है वो पूरी गर्म हो जाती थी, इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां से ऊष्मा निकल रही है, तो जो प्लास्टिक की बाल्टी होती थी वो पिघल जाती थी। तो फिर हमने क्या यूज करना शुरू करा, लोहे के जो ड्राम होते हैं उसमें हमने क्या करा, बुझा हुआ चूना और डाल दिया उसमें पानी। पानी डालने के बाद जो बुलबुले उठते हैं, जो गर्माहट आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है, यानी ताप जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ देखें, जो बिना बुझे हुए चूना है, आपको याद आ रहा होगा, तो पहले हम इससे क्या करते थे, पुताई करते थे। ठीक है, तो पुताई करते थे, क्या होता था, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझे हुए चूने को पानी में डाला तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जिसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। प्लस यहाँ पे ध्यान रखेंगे, प्लस में मैंने लिख दिया ऊष्मा, यानी साथ साथ में यहां से ऊष्मा क्या हो रही है, भार हो रही है। और भार का मतलब क्या है कि यहाँ पे ताप में वृद्धि हो रही है, यानी गर्म हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिया हुई होगी तभी तो ये गर्म हो रहा है। तो यहां से मैं समझ में आया कि भाई ताप में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो कैसी है, ये रासायनिक परिवर्तन को शो करती है। तो कुल मिलाकर अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन अगर होता है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये अभिक्रियाएं जो हैं वो रासायनिक परिवर्तन दर्शा रही हैं। एक और चीज समझे, अगर मैं बात कर रहा था अभी किस चीज की, पुताई की, तो पुताई में क्या हो रहा, आपने ड्राम लिया, ड्राम में आपने क्या कर भरा, बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड भरा, इसमें डाल दिया पानी, पानी डालने के बाद क्या बना, बुझा हुआ चूना बना। अब आपने क्या करा, इसको लेके पुताई करनी शुरू कर दी। तो जब पुताई करोगे दीवार कैसी होगी, गीली होगी। तो आपको याद है कि जब दीवार गीली होती थी तो उसके कुछ समय बाद, यानी आधे दिन बाद, एक दिन बाद, 2 दिन बाद दीवार सूखेगी, और जब सूखती थी तो सफेद रंग की चमक आती थी, मतलब पुताई कैसी हो गई, सफेद रंग की हो गई। तो होता क्या था, ये जो बुझा हुआ चूना है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना क्रिया कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब हमारे आसपास में जो भी CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसके साथ एक क्रिया करता था। और क्या बनता था, देखें, सबसे पहले O2 है, H2 है, तो मैंने यहां से H2O को कर दिया बाहर। अब 2 H यहां से बाहर हो गए, 2 O में से एक O बाहर हो गया, तो यहां बच गया एक O। अब क्या क्या बचा, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन 2 यहाँ है और एक यहाँ है, 3 यहाँ है। तो एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 O, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। इस वजह से जो पुताई है, जो दीवार होती है, वो सूखने के बाद सफेद रंग की दिखाई देती है। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। भौतिक हम पढ़ चुके हैं, रासायनिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं और मैं हो चुका हूं। रासायनिक का मतलब यह होता है कि कोई भी पदार्थ जो है वो अलग अलग फॉर्म में क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी इसमें आकार हो, द्रव्यमान हो, गुण हो, सब क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, यानी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास और क्या पार्ट है जिससे हम ये चेक करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखें, तो इसके बाद हमारे पास है चौथा पॉइंट, अगर कहीं पे भी गैस का निष्कासन हो रहा है, यानी गैस का निष्कासन, इसका मतलब क्या है, अगर कहीं भी आप देख रहे हो कि किसी भी जगह से कोई गैस निकल रही है, मतलब अगर हमने कोई पदार्थ किसी के साथ मिक्स किया है और गैस निकल रही है, तो गैस का निकलना भी हमें ये बताता है कि कहीं ना कहीं कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लेते हैं हमारे पास जेरन यानी जिंक है, जिंक की अभिक्रिया मैं कर रहा हूं HCl के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या बोला है, गैस का निष्कासन बोला है। हमें पता है हाइड्रोजन कौन होता है, गैस होता है, तो मैंने H2 गैस तो कर दी बाहर। इसका मतलब H यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो मैंने इसका आगे लिख दिया 2। तो H2 गैस तो यहाँ से बाहर हो गई, बचा क्या, Zn बचा है, Cl बचे हैं 2। तो इसका मतलब एक तो हो गया Zn और Cl हो गए 2, तो ये बन गया ZnCl2। तो इसका मतलब है इस केस में जब मैं जिंक की क्रिया HCl के साथ करता हूं तो हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है। इसका मतलब इन दोनों ने आपस में कुछ ना कुछ क्रिया करी है, और जब क्रिया करी तो एक नया पदार्थ बना ZnCl2, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर आ गई। इसका मतलब है इस गैस का बाहर आना ये बताता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और एक शॉर्ट हैंड फॉर्म में मैं आपको बता दूं, अगर याद आप कर लो तो इजी है, ट्रिकी है, मान लो
जब भी रासायनिक की बात होगी तो ध्यान रखना, जो पदार्थ आप लोगे उससे दूसरा पदार्थ यानी कोई नया पदार्थ बनेगा। तो किसी भी अभिक्रिया में नए पदार्थ का जो बनना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। पदार्थ पहले देखो, यहाँ Zn है, जिंक है और HCl है, दोनों पदार्थ अलग अलग है और ये वाला पदार्थ नया बना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन आया है। इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। आई होप रासायनिक परिवर्तन आपको समझ में आया होगा, ये चारों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं किस चीज की, देखें रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब बात कर रहे हैं ये रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को समझिए, जैसे सपोज करो कि हमें चाय बनानी है, तो चाय के लिए हमने क्या यूज करा, दूध ले लिया, पानी ले लिया, चाय की पत्ती ले लिया, मतलब जो जो आइटम आप उसमें डालोगे, लास्ट में क्या बनेगी, चाय बनेगी। इसका मतलब है हमने क्या क्या चीजें ली हैं वो हमें पता होना चाहिए, क्या चीज बनी है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर रासायनिक अभिक्रिया आपको बताती है कि क्या लिया है और क्या बना है, और जो लिया है और जो बना है उसको दिखाते कैसे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिया A प्लस B, इन दोनों को मैंने आपस में मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद क्या बना, सपोज करो AB बना, मतलब A और B आपस में क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करने के बाद क्या बन गया, AB बन गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाले हमें ये बताते हैं कि हमने क्या क्या चीजें मिक्स करी है, और राइट हैंड वाली चीजें बताती हैं कि हमें क्या चीज बनी है। तो इसे हम बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और इसको हम बोल रहे हैं राइट हैंड साइड यानी RHS। अब सुने, लेफ्ट हैंड साइड वालों को हम बोलते हैं अभिकारक, लेफ्ट हैंड साइड वालों को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड वाले हैं इनको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद मतलब अभिकारक, और जितने भी राइट हैंड साइड में रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास कोई ठोस है तो मैंने भी बोला कि ठोस के लिए हम क्या लिखेंगे S, द्रव के लिए हम क्या लिखेंगे L, और G यानी गैस के लिए हम क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। हाँ, आपकी इच्छा है कि आप ये चीजें लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो, तो आप ध्यान रखेंगे कि कहीं भी S, L और G लिखा रहा है तो इनका मतलब क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। दूसरी बात, एक और चीज का ध्यान रखेंगे, एक चीज हमारे पास आती है अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब होता है कि जब भी मान लो सपोज करो A और B को मैंने आपस में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद कुछ पार्ट नीचे बैठ गया, यानी वो घुला नहीं, तो जो पार्ट घुला नहीं और नीचे बैठ गया है उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। और अवक्षेप के लिए इस तीर को लगाते हैं, ये नीचे की तरफ तीर है, ये बताता है कि भाई अवक्षेप बना है। दूसरी बात, मान लो इसमें कोई भी गैस अगर बनी, मतलब मान लो A और B ने आपस में क्रिया करी तो AB बना, प्लस कोई गैस बाहर आ गई, तो जब भी कोई गैस बाहर आएगी तो उसके लिए हम ऊपर की तरफ तीर कर देंगे। तो ऊपर की तरफ वाला जो तीर है ये बताता है कि गैस बाहर आ रही है। अब जैसे मान के चलो मेरे पास है C प्लस O2, क्या बना, CO2, ये सबसे इजी हो गया एग्जाम्पल। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, C और O2 है, तो इसको हम बोलेंगे अभिकारक। राइट हैंड साइड में कौन है, CO2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। दूसरी बात, कार्बन किस रूप में होता है, ठोस रूप में, तो मैं इसके नीचे ऐसे लिख दूंगा। अरे मुझे पता है, तो नहीं पता तो कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन हमें पता है गैस रूप में मिलती है, तो मैंने इसके नीचे G लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड मुझे पता है गैस के रूप में मिलती है, तो मैंने इसके नीचे G लिख दिया। तो यहां से हमें समझ में आता है कि क्या चीज हमने ली है, क्या चीज बनी है। S से हमें समझ में आता है कि कार्बन इसमें ठोस रूप में है। G से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें O2 और CO2 दोनों के दोनों गैसेस फॉर्म में है। तो ये हुए हमारे पास क्या, रासायनिक अभिक्रिया। हमेशा ध्यान रखेंगे, लेफ्ट वाले हमेशा कौन होंगे, अभिकारक, और राइट वाले कौन होंगे, हमेशा उत्पाद होंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि इसका अगर कैसे आपके पास है। देखें, अब जो आपके पास आने वाला है बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब रासायनिक समीकरण जो है इसका मतलब क्या, देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने लिखा C प्लस O2 और ये बन गया CO2, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये जो समीकरण, जिसको क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं।
अब तुम्हें पता ही है कि रासायनिक तो है, क्योंकि जो पदार्थ हमने लिया है उससे दूसरा पदार्थ बना है, इसलिए हमने इसका क्या नाम दे दिया, रासायनिक। और इस फॉर्मेट में लिखने को हम क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। भाई मान लो मैं आपसे मुंह से बोल दूं, हमने कार्बन लिया, ऑक्सीजन ली, दोनों के बीच क्रिया कराई तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो ये तो मैंने ओरल कह दिया। इस ओरल को अगर मैं लिखने ना आ जाऊं तो मैं कार्बन का सिंबल लिखूंगा प्रतीक C, ऑक्सीजन का सिंबल लिखूंगा O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल लिखूंगा CO2। तो अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई मैंने ये समीकरण के रूप में लिख दी। तो ये जो रासायनिक समीकरण है इसको मैं क्या करना है, संतुलित कर रहा है। अब संतुलित का मतलब क्या है, सुनिए, लेफ्ट हैंड में जितनी भी चीजें होंगी वो मैच खानी चाहिए किससे, राइट हैंड वाली चीजों से। मतलब सपोज करें लेफ्ट में कार्बन है, ऑक्सीजन है, राइट में भी कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो इनकी जो संख्या है वो सेम रहनी चाहिए दोनों तरफ की, यानी जितना लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही राइट हैंड साइड में होना चाहिए। अगर है तो बैलेंस है यानी संतुलित है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कार्बन एक है, ये ध्यान रखना, जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे एक है, तो कार्बन यहाँ पे एक है, यहाँ भी कार्बन एक है। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ, 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, इसका मतलब ये समीकरण पहले से ही संतुलित है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक और चीज देखें, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास लिखा है, सपोज करें Zn प्लस HCl, ये बन गया ZnCl2 प्लस H2। ये ध्यान रखें कि अभी मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये बहुत इजी है, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ करते जाएंगे। देखिए, तो जिंक हमारे पास हो गया, ये HCl है, इन दोनों के मिलने से क्या बना, ZnCl2 बना और H2 बना, ये हम अभी पढ़ चुके थे। फिलहाल हमें से क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखें Zn कितना है, 1, यहां पे कितना है, 1। ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में अगर है तो इसका मतलब बैलेंस है, और नहीं है तो फिर हमें बैलेंस करना पड़ेगा। देखें Zn 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस है। H कितना है, यहाँ 1 है, और यहाँ कितने हैं, 2 हैं, इसका मतलब ये वाला H जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ H 1 है, यहाँ H 2 है, तो मैंने इस H के आगे 2 कर दिया। इस चीज का ध्यान रखेंगे, सपोज मैं बोलो भाई तुमसे इसके नीचे 2 कर दो, तो H कितने हो गए, 2। तो ध्यान रखना कि जब भी हम संख्या की गुणा करते हैं तो हमेशा आगे होगी, नीचे नहीं होगी, इसका ध्यान रखेंगे। मतलब कोई भी नंबर तुम्हें बढ़ाना है तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, गुणा हमेशा आगे होनी है, नीचे नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब सपोज करें गुणा मैंने नीचे तो करनी नहीं है, सामने करनी है, नहीं आगे। तो जब गुणा मैं आगे करता हूं तो ध्यान रखेंगे ये 2 जो मैंने लिख दिया है, ये 2 इसके लिए भी काउंट होगा और इसके लिए भी काउंट होगा। यानी ये 2 मुझे बता रहा है कि H मेरे पास 2 है और Cl भी मेरे पास 2 है। तो जो भी संख्या तुम सबसे आगे लिखोगे गुणा उसके सभी के साथ होगी, इस चीज को ध्यान रखेगी। ठीक है, मान लो सपोज करो कि मेरे पास लिखा है CO2, मैं इसके आगे 2 लिख दूं, तो इसका मतलब क्या देते हैं, इसका मतलब है कि कार्बन मेरे पास कितने हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं, यहाँ 2, परंतु 2 ये आगे भी है, तो मैंने बोला जो संख्या आगे होगी वो भी यूज होगी। तो ऑक्सीजन मेरे पास 2 है और आगे 2 है, तो 2 दूनी 4, तो ऑक्सीजन मेरे पास 4 हो जाएगी। इस टाइप में आपको करना है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो अच्छा, अब देखें H मैंने कितने कर दिए, 2, यहाँ पे H 2 है। अब Cl कितने हैं, Cl हो गए 2, यहाँ भी Cl कितने हैं, 2, जिंक 1 है, जिंक 1 है, इसका मतलब ये अभिक्रिया अब संतुलित हो गई है। तो इस टाइप से आपको संतुलित करना है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं, सपोज करें आपके पास दिया है सपोज MgCl2 प्लस H2 को, आपके पास दिया है MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl। मान लेते हैं आपको ये दिया और बोला गया निम्न अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे, बोर्ड में संतुलित करने के लिए आता है। हम जो सीख रहे हैं ये फिलहाल अभी छोटे छोटे केस हैं, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे थोड़ा थोड़ा हम इसको टफ करते जाएंगे और कैसे कैसे बोर्ड में पूछा जाएगा वो देखते जाएंगे। देखें रिएक्शन आपको दी हुई है और आपको बोला जा रहा है निम्न अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। चलो देखें, अब आते हैं पहले लेफ्ट में और फिर चेक करते हैं राइट में। लेफ्ट में Mg कितना है, इसका आगे 1 है, इसका मतलब Mg 1 है, यहाँ Mg का आगे 1 है, यानी ये भी 1 है, दोनों 1-1 हैं। अब Cl कितने हैं, यहाँ Cl 2 हैं, इस साइड में Cl कितने हैं, Cl 1 है, इसका मतलब है यहाँ हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, Cl यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इस पूरे के आगे मैं क्या कर दूंगा, 2, नीचे नहीं करूंगा, ध्यान रखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे कहा है। तो मैंने इसका आगे कर दिया 2। अब जब 2 करता हूं तो फिर ये भी 2 हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो Cl 2 है, Cl 2 है, बैलेंस हो गया, इसका मतलब इस साइड वाला तो बैलेंस हो गया।
अब यहाँ पे एच कितने हैं? 2। अब आते हैं यहाँ राइट हैंड साइड में चेक होना है पूरा, इस चीज का ध्यान रखेंगे, और पूरा लेफ्ट हैंड साइड में चेक होना है। जैसे इसके पास एच नहीं है, यहाँ एच 2 है, इस साइड कितने एच है? 2। एच कितने हैं? 2। यहाँ एच कितने हैं? 2। तो टोटल एच हो गए राइट हैंड साइड में 4। और लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ से 2 है, तो इधर 2 और 2 4 हैं, इधर सिर्फ 2 हैं, तो मैंने इसका आगे 2 लिख दिया। तो अब एच कितने हो गए? 2 एच तो थे और 2 आगे रही है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो एच 4 हो गए, यहाँ 2 और 2 4 हो गए, तो एच हो गया बैलेंस। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? तो ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं, यहाँ तो है नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 है। बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो ये देखो ऑक्सीजन 2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो ओवरऑल ये समीकरण अब क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। इस चीज का ध्यान रखना, पेपर में कभी कभी कैसा आता है, आपको कुछ ऐसे दिया होगा, निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, ऐसे दिया है। तो जो निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, तो समीकरण जब आप लिखोगे बैलेंस करने के बाद आपने यहाँ क्या कर दिया? 2 कर दिया, और यहाँ भी 2 कर दिया, तो अब ये समीकरण क्या हो गई? बैलेंस हो गई है। तो आई होप इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं इनको बैलेंस करना आपने सीख लिया होगा। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिसको हम मान लेते हैं कि इन चारों में से देखो 1 2 3 4, मैं ये गायब कर दूं, ये भी गायब कर दूं, यहां तक कर दूं डैश। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए, मतलब ये अभिक्रिया आपको पूर्ण भी करनी है, मतलब यहां क्या बनेगा वो भी आपको बताना है, और उसके बाद इसको क्या करना है? संतुलित भी करना है। तो यहाँ पे 2 चीजें हो गई हैं। आपको पहले इस रिएक्शन को पूर्ण यानी कंप्लीट करना है, और उसके बाद इसको संतुलित भी करना है। तो इस टाइप से भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। और कैसे क्वेश्चन आते हैं देखे, मान लो इसका नाम क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? जिंक। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब सुने, जिंक और HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल तुम्हें पता है, हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या बोलते हैं? HCl, जिंक को क्या बोलते हैं? Zn। तो पैटर्न में कभी कभी कैसा आता है, हिंदी में लिखा आ जाता है कि भाई जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर यहाँ पे आपके पास क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं? जिंक क्लोराइड प्लस, और ये क्या है? हाइड्रोजन। तो हिंदी में लिख देंगे भाई जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और इसके बाद क्या लिख देंगे? प्लस हाइड्रोजन लिख देंगे। अब आपसे बोला जाएगा भाई ऐसा है कि इसको क्या करें? संतुलित और पूर्ण कीजिए। मतलब मुझे हिंदी में लिख के दे दिया है, इसका मतलब मुझे इनके प्रतीक भी खुद लिखने पड़ेंगे, उसके बाद बैलेंस भी खुद करना पड़ेगा। तो जिंक को मैंने क्या लिखा? Zn होता है भाई। हाइड्रोजन क्लोराइड को मैंने क्या लिखा? HCl होता है भाई। और जिंक क्लोराइड का सूत्र होता है ZnCl2, और हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। तो ये जब मुझे पता होगा तभी से मैं लिख पाऊंगा, और जब लिख पाऊंगा तभी मैं इसको क्या कर पाऊंगा? बैलेंस। इसका मतलब है ये सारी चीजें भी आपको सीखनी है, और जो डैश आता है ये भी आपको सीखना है। तो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे तो क्या थे? सारे नॉर्मल थे, और अब हम चलते हैं थोड़े क्वेश्चन उन पे जो टफ हैं, ठीक है। और इन टफ क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन टफ क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे अष्टक नियम। सबसे पहले अष्टक नियम सीखा जाएगा। अब अष्टक नियम क्या है सुने। अष्टक नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन निकालो या इलेक्ट्रॉन को डालो, अंत में 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या सुने, इसका मतलब है कि कोई भी आपको तत्व दिया गया है, जो भी तत्व आपको दिया गया है उसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन या तो निकाल दो या तो इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दो। लास्ट में अगर 8 आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्थिर। स्थिर मतलब उसको हम स्थायी बोलते हैं, यानी वो जो तत्व है वो स्थायी हो गया है। स्थायी शब्द का मतलब होता है बढ़िया हो गया है। इस चीज को ऐसे याद करना, स्थायी का मतलब है कि वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को निकालने या डालने के बाद लास्ट में जिसके भी 8 आ जाएगा वो स्थायी हो जाएगा, यानी वो बढ़िया हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। अब देखेंगे अष्टक नियम हमें समझ में आया है, एग्जाम्पल करके देखते हैं। और हाँ, ये सब चीज करने के लिए कम से कम आपको परमाणु क्रमांक 20 तक याद होने चाहिए। अगर याद होंगे तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आपसे बात करता हूं भाई, आपके पास है सोडियम Na का परमाणु क्रमांक होता है 11। आपने 9th में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे होंगे, तो 8 18 32 का कैसे तोड़ना।
तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। 11 को हम कैसे तोड़ते हैं? 2, 8 और ए। अब यह ध्यान से देखें, सोडियम के सबसे भार की बात करें तो 1 है। अगर मैं इस ए इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो निकालने के बाद अब क्या बचा? लास्ट में 8 बचा, जो कि अष्टक नियम का पालन कर रहा है। मैंने बोला क्या है? इलेक्ट्रॉन या तो निकालो या फिर डालो। अंत में क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो जब मैं सोडियम को देखता हूं तो इसके लास्ट में 1 है। इस 1 को बाहर निकाल दो तो लास्ट में क्या बचता है? 8 बचता है। यानी ये स्थायी हो जाएगा। स्थायी कब होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो प्लस आता है, इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो माइनस आता है। जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना प्लस आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे उतना माइनस आएगा। तो यहां से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इसका मतलब है सोडियम पे 1 प्लस आ जाएगा। इसे ध्यान रखेंगे। जैसे नेक्स्ट हमारे पास है Mg, मैग्नीशियम। ये कितना होता है? 12। तो 12 का मतलब कितना हो गया? 2, 8 और 2। अब यहां ध्यान से देखें तो मैग्नीशियम के लास्ट में क्या है? 2 है। अगर इसमें 2 को बाहर निकाल दो तो लास्ट में क्या बचा? 8। यानी मैग्नीशियम स्थायी हो जाएगा। कब? जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और निकले हैं इसका मतलब Mg पे आवेश आ जाएगा 2 प्लस का। तो ये चीज का आप ध्यान रखना, मैं जो सिखा रहा हूं ये आपको आगे भी काम आएगा, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे चीजें, सब कुछ आपको तोड़ने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा। ये Na+1 होता है, Mg पे +2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे एल्यूमिनियम। कितना होता है? 13। 13 को हमने तोड़ दिया 2, 8 और 3 में। ठीक है, अब इसके लास्ट में क्या है? 3। इस 3 को बाहर कर दूं तो लास्ट में क्या बचेगा? 8 बचेगा। इसका मतलब है ये स्थायी हो जाएगा। कब होगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे। इसका मतलब Al पे जो आवेश होता है वो प्लस का 3 होता है। ये हमें समझ में आ गया। एक और चीज देखें, मेरे पास है फ्लोरीन। ये होता है 9। 9 को हमने तोड़ा तो क्या बना? 2 और 7। अब देखें लास्ट में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो जो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, देखो लिमिट भी तो होगी कि कितने निकालने हैं या कितने डालने हैं। तो लिमिट ध्यान रखना, लिमिट 4 की है। जो हमारे पास लिमिट है वो कितने की है? 4 की। तो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम निकाल नहीं सकते और 4 से ज्यादा डाल नहीं सकते, ध्यान रखना। तो अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो 7 को मैं निकाल नहीं सकता, तो क्यों ना 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दूं। तो जब 1 इसमें डाल दूंगा तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, यानी ये स्थायी हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो प्लस आता है, तो इलेक्ट्रॉन डालने के लिए क्या आएगा? माइनस आएगा। कितने डाले इसमें? 1 डाला है, तो फ्लोरीन पे 1 माइनस का चार्ज आ जाएगा। आई होप आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ रही होंगी। इन सब चीज का हम यूज करेंगे आगे जाके। जैसे हमारे पास है Cl, परमाणु क्रमांक 17। 17 को हम कैसे तोड़ेंगे? 2, 8 और 7 में। सेम कंडीशन यही आ गई जैसे कि यहाँ है। यहाँ भी 7 है लास्ट में, यहाँ भी 7 है। तो 7 हम निकाल नहीं सकते। भाई 7 को निकालेंगे तो लास्ट में 8 आ गया, परंतु लिमिट कितने की है? 4 की। तो हम यहाँ पे 7 निकालने की जगह 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे। तो Cl पे 1 फालतू आ गया है, तो Cl पे 1 माइनस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। तो 8 को मैं तोड़ा तो क्या बना? 2 और 6 बना। अब 6 हम निकाल नहीं सकते क्योंकि लिमिट 4 की है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे तो इसके 8 भी पूरे हो जाएंगे, और 2 इसमें इलेक्ट्रॉन डाले हैं तो इस पे 2 माइनस आ जाएगा। ऐसे में बात कर रहा हूं नाइट्रोजन की। कितना होता है? 7 होता है। 7 को मैं तोड़ दिया 2 और 5 में। 5 को हम निकाल नहीं सकते, 3 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे, तो M पे 3 माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है किसी का भी आवेश पता कर सकते हो कि किस पे कितना कितना आवेश होता है। अब बात आती है आपको ये सिखाने की कि रिएक्शन यानी जो भी सूत्र हैं उन सूत्र को हम अगर खुद लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। पेपर में सूत्र दिए हुए हैं वो तो अच्छी बात है, पर मैंने भी बोला कि यार हिंदी में लिख के दे दे और आपको बोला जाए पहले सूत्र लिखो उसके बाद उसको बैलेंस करो, तो कम से कम हमें सूत्र तो बनाने आने चाहिए कि सूत्र कैसे बनता है और कौन सा सूत्र गलत है कौन सा सूत्र सही होगा, तो ये भी पता होना चाहिए। तो आज जब सीखने वाले हो ये भी सीखने वाले हो कि सूत्र बनाते कैसे हैं। देखें, सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, ये है AB, मैंने ऐसी मान लिया कोई भी है पदार्थ। पहला हमेशा प्लस होता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा हमेशा माइनस होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, पहला प्लस है दूसरा माइनस है,
तो जितना प्लस होगा उतना यहाँ पे माइनस होगा, ध्यान रखेंगे, या जितना माइनस होगा यहाँ पे उतना प्लस होगा, भी ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है यहाँ से बस दो बातें समझ में आई। किसी भी अणु में यानी पदार्थ जो आपको दिया हुआ है, किसी भी पदार्थ में पहला हमेशा कौन होगा, प्लस होगा, और दूसरा कौन होगा, माइनस होगा। जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होना चाहिए, या जितना माइनस है उतना ही प्लस होना चाहिए, और अगर नहीं है तो बैठाना पड़ेगा। इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं भाई प्लस और माइनस, तो आपने सीखा था भाई प्लस हो और माइनस हो, माइनस हो या प्लस हो, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण। इन दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण। आकर्षण का मतलब क्या होता है, पास पास आना। मैं क्या कह रहा हूं, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, या फिर एक पे माइनस है एक पे प्लस है, यानी अपोजिट चार्ज है। अगर चार्ज अपोजिट है यानी प्लस और माइनस है, तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो चाहे प्लस माइनस लिखो चाहे माइनस प्लस लिखो, इन्हीं में क्या होगा, आकर्षण होगा। और आकर्षण का मतलब क्या होता है, पास पास आना, ठीक है। अब मैं बात करता हूं प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, इनमें क्या होता है, इनमें प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर दूर जाना, ठीक है। आकर्षण का मतलब पास पास आना और प्रतिकर्षण का मतलब दूर दूर जाना। अब यहां देखें, ए पे प्लस और बी पे माइनस है, अब यहाँ पे ए प्लस है और बी माइनस है। मैं बोला जितना प्लस होगा उतना ही क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। सपोज करें आपको दिया है सपोज सी और डी, और आप बोल लो कि फिर सी और डी में से मुझे डी का तो आवेश पता है कि माइनस का 2 होता है, परंतु मुझे सी का जो आवेश है वो पता नहीं है। तो मैंने अभी क्या बोला, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होता है, जितना माइनस होता है उतना ही प्लस होता है। अगर इस पर -2 है तो सिंपल सी बात है इस पर +2 होगा। तो इस तरीके से चार्ज आप अपने आप याद कर सकते हो। दोनों में से किसी भी एक का चार्ज आपको पता है तो दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अब आपको क्या सीखना है, देखो मान के चलो मेरे पास ए और बी है, मैं इसकी क्रिया करना चाहता हूँ सी और डी के साथ, तो क्या बनेगा वो देखें। मान लेता हूं इस पे +1 है इस पे -1 है, इस पे +1 है इस पे भी -1 है, तो मैंने इनके चार्ज ऊपर लिख दिए हैं। तो ध्यान रखना ये प्लस वाला हमेशा किसके साथ अटैच होगा, माइनस वाले के साथ, और माइनस वाला प्लस वाले के साथ। अब ए पे +1 है, मुझे इस ए और बी की अभिक्रिया किसके साथ करनी है, सी डी के साथ। तो ए पे प्लस का चार्ज है तो ये जुड़ेगा डी के साथ, क्योंकि डी पे माइनस का चार्ज है। मैंने बोला है प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ। तो ए पे प्लस है, यहाँ पे डी पे माइनस है, इससे मतलब ए और डी आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा प्लस। यहां हम बात करते हैं बी पे चार्ज है माइनस का ए, सी पे चार्ज है प्लस का ए। अब यहाँ पे देखें तो सी पे प्लस है और बी पे माइनस है, तो ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, सी डी। अब यहां से आपको 2 बातें सीखनी हो, क्या है देखें। सबसे पहली बात, ए पे प्लस है और डी पे माइनस है, तो समझ में आया ए और डी को जोड़ना है, तो हमने जोड़ दिया। अब हमें पता है पहला हमेशा प्लस होता है दूसरा हमेशा माइनस होता है, इसलिए मैंने पहले ए को लिखा है और फिर उसके बाद डी को लिखा है। कहने का मतलब है तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हम ए डी की जगह डी ए लिख दे, तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमेशा प्लस वाले को पहले लिखते हैं और माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, ये नियम है। इसलिए मैंने ए को पहले लिखा है और डी को बाद में लिखा है। सेम ऐसे यहाँ बात करें बी और सी की, तो सी पे प्लस है इसलिए मैंने सी को पहले लिखा है और बी को मैंने गलती हो गई, सी और बी, और बी को हमने बाद में लिखा है। एक बात आपको ये समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है वो देखें, यहाँ पे +1 था यहाँ पे -1 था, इसलिए मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और बना दिया क्या, ए डी। क्योंकि मैंने बोला है जितना प्लस होना चाहिए उतना ही माइनस। अगर यहाँ पे +1 होता यहाँ पे -2 होता तो फिर हम इसको ऐसे भी जोड़ते। उसको कैसे जोड़ता तो हम सीखेंगे। ऐसी सेमियां बी पे -1 है सी पे +1 है, दोनों पे +1 और -1 है, इसलिए यहाँ पे चार्ज बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है, इसलिए मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, क्या बना दिया, सी बना दिया। परंतु जब चार्ज बैलेंस ना हो तो कुछ केस में क्या होगा, देखा सबसे पहले करना ये है कि जो हमने यहाँ पे सीखा है, जैसे एन पे +1 होता है, एम जी पे +2 होता है, ए पे +3 होता है, एफ पे -1 होता है, सी पे -1 होता है, और जो आपके पास ऑक्सीजन है सो -2 होता है, एन पे -3 होता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख दी है डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम अष्टक नियम सीख चुके हैं। अब आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बोला, देखें जिसमें आपसे बोलता हूं कि सपोज करें आपको दिया है NaOH दिया है प्लस HCl दिया है, सपोज आपके पास ये है। अब देखेंगे मैंने बोला पहला हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, दूसरा हमेशा माइनस होता है। यहाँ देखें यहाँ है Na और यह है OH, तो Na की बात करें, Na पे चार्ज कौन सा होता है, प्लस का A, तो मैंने Na पे लिख दिया प्लस का A।
अरे इस पे प्लस का एक है तो सिंपल सी बात है OH पे माइनस का एक होगा। ठीक है, मैंने बोला है एक का जो चार्ज है वो आपको याद होना चाहिए, दूसरे का उल्टा हो जाएगा। तो N पे +1 होता है तो OH पे कितना हो गया, -1 हो गया। तो यहां से मैंने OH का भी लिख दिया भाई, OH का -1 होता है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, अब ये रहा H और Cl। H और Cl की बात करते हैं तो Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया -1। अब इस पर -1 है तो इस पर कितना होगा, +1 होगा। अब चार्ज हमने लिख दिए हैं। अब देखें प्लस वाले को जोड़ने किसके साथ, माइनस वाले के साथ। कितना प्लस है 1, कितना माइनस है 1, तो 400 बैलेंस है। तो सिंपल सी बात है, एक M में है एक Cl है, जोड़ दिया तो क्या बन गया, M में Cl बन गए। प्लस और क्या क्या बना, OS पे -1 है, H पे +1 है, इन दोनों के चार्ज भी बैलेंस है। तो एक H ही है, एक H ही है, H कितने हो गए 2 और O कितना हो गया 1, तो क्या बन जाएगा H2O। मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा भाई H+ और OS- यानी प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में, इसलिए नहीं लिखा कि ध्यान रखना जो जल है यानी जो H2O है, ये H2O H+ और OS- में टूटता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। H2O H+ और OS- पर टूटता है, तो ये H+ और OS- मेरे पास है जो कि बराबर है किसके, H2O के, इसलिए मैंने यहाँ पे H+ OS- ना लिख करके H2O लिख दिया, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर हमने क्या करा, लेफ्ट वाला हमें दिया था, राइट वाला हमने खुद बनाया है। तो इस तरीके से आप सूत्र खुद बना सकते हो। जैसे सेकंड मान लो मेरे पास है MgCl2 + H2O, आपके पास ये दिया है और आपको बोला है निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए और संतुलित कीजिए। तो आपको लेफ्ट हैंड का तो दिया है पर राइट हैंड का नहीं दिया, तो अब आपको कैसे करना है, सेम जैसा आपने यहाँ किया वैसे हम यहाँ भी करेंगे। Mg की बात करते हैं तो Mg पर चार्ज देखें तो Mg पर चार्ज कितना होता है, +2, तो Mg पर चार्ज होता है +2, तो मैंने +2 लिख दिया। अब बात आती है कि भाई इस पे कितना चार्ज होगा Cl पे, तो पहले आप देखें, फिलहाल इस Cl को भूल जाओ, पहले यहीं आ जाओ। इस Mg पे +2 है तो इस पूरे पे कितना होगा, -2 होगा। अब इस पे पूरे पे -2 होगा तो ये Cl है, Cl कितने हैं 2, इसका मतलब है एक Cl पे -1 होगा, दूसरे Cl पे -1 होगा, तभी तो Cl मेरे पास 2 आ गए। इसका मतलब है एक Cl पे कितना होगा, -1 होगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखें, Cl पे -1 ही तो होता है, इसका मतलब है मैंने यहाँ पे पता कर लिया भाई 2 Cl हैं, दोनों Cl में हर Cl पे -1 का चार्ज रहेगा। मैं इसको साइड में लिख देता हूं ऐसे, -1 -1, तो दोनों Cl पे -1 आ गए। अब H2O कैसे टूटता है पता है आपको, H+ और OH- में टूटता है, वो आप यहाँ देख चुके हो। अब आते हैं इन दोनों को जोड़ने की बात, दे दो। Mg की बात करते हैं तो Mg पे प्लस का 2 है तो ये जुड़ेगा किसके साथ, OH- के साथ जुड़ेगा। Mg पे कितना है, +2, OH पे कितना है, -1, तो क्या ये बैलेंस है, नहीं ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंसिंग कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखें Mg पे +2 है और इस OH पे -1 चार्ज है, तो ये चार्ज बैलेंस नहीं है। तो जब तक चार्ज बैलेंस नहीं होगा ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो देखें यहाँ +2 है, यहाँ -1 है, तो अब हम एक काम करेंगे कि इस जैसा OH एक और लेके आ जाएंगे। यहाँ पे तुम ये नहीं करोगे भाई -2 कर दिया, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। OH पर चार्ज हमेशा -1 ही रहेगा, इसका मतलब है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो क्यों ना मैं OH- और यहाँ पे लेके आ जाऊं। तो अब देखें -1 2 हो गए, प्लस के 2 हो गए, यानी चार्ज हो गया बैलेंस। तो इस तरीके से हमें चार्ज को बैलेंस करना होता है। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे, इस Mg के आगे 1 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, इसका मतलब Mg तो 1 है, तो मैंने 1 तो लिख दिया Mg। और OH कितने हैं, OH हैं 2 हैं, तो मैंने OH को ऐसे लिखा, ब्रैकेट के नीचे 2 कर दिया। तो इस तरीके से मैंने Mg और OH को जोड़ दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। यानी जो OH है इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब क्या क्या बच गया देखो, प्लस हमारे पास बच गया Cl और हमारे पास बच गया H। तो मैंने दोनों Cl जो कि मैंने साइड में लिखे हैं, H2O टूट गया H+ और OH- में। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो मैंने यहां लिख दिया भाई H+, ये रहा, और Cl2 मेरे पास है ये रे, और दोनों पर -1 का चार्ज है वो ये रहा। अब ये देखें और ये देखें, इनको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना माइनस है 2, यहाँ कितना प्लस है 1, इसका मतलब है यहाँ हमें 1+ और लाना पड़ेगा। तो मैं H+ 1 और लेके आ गया। अब 2+ हो गए, 2- हो गए, तो ये हो गया बैलेंस। आपको बैलेंस होने के बाद अब क्या करना है, दोनों को मिला देंगे। तो एक H और एक Cl, तो क्या बन गया HCl, एक H और एक Cl क्या बन गया HCl, तो कितने बन गए 2 बन गए।
HCl। तो आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखें यहाँ, ये जो मैंने आपको करा है, यानी जो करवाया है, ये मैंने आपको बताया है कि सूत्र कैसे बनते हैं। अब बात आती है कि भाई बैलेंसिंग कैसे करते हैं। मान लो अगर आपको ये डायरेक्टली दिया होता, सपोज करो आपको पेपर में कुछ ऐसा दिया हो, ये आपके पास लिखा है MgCl2 प्लस H2O, यहां दिया है MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl। आपको बोला है निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो देखो ये रिएक्शन आपको समझ में आ चुकी है कि मैंने सूत्र कैसे बना दिए। अब पेपर में मान लो सूत्र बने हुए दिए हुए ही है और आपको बोला जाए बैलेंस करो, तो अभी आपने शुरू में सीखा कि बैलेंस कैसे करते हैं। लेफ्ट में संख्या जितनी होगी उतनी राइट में होनी चाहिए। Mg1 है, यहाँ Mg1 है, Cl कितने हैं 2 और यहाँ Cl कितना है 1, यहाँ Cl है नहीं, तो यहाँ Cl 1 है, तो इसका आगे हम क्या लिख देंगे, इसके आगे हम 2 लिख देंगे। तो Cl कितने हो गए 2 हो गए हैं, तो यहाँ भी Cl 2 है, बैलेंस हो गया। अब H देखें, H कितने हैं 2 और 2 4, यहाँ कितने हैं 2, तो आगे इसके 2 लिख देंगे, तो H पे कितने हो गए 4। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 2, यहाँ है नहीं, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई है। तो इसका मतलब है ये समीकरण को हमने बैलेंस कर दिया। और क्या क्या सूत्र बने हैं वो भी आप देख सकते हो कि सूत्र विषय में। अब देखें यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे 2 इसलिए नहीं करा कि अगर मैं इनको अलग अलग लिखता तो आपको कुछ ऐसे दिखता कि मैंने एक H2 को तोड़ा है H प्लस और OH माइनस में। देखें यहाँ, ये मेरे पास H2O टूटा H प्लस और OH माइनस में, ये H2O टूटा H प्लस और OH माइनस में, तो मैंने 2 H2O को तोड़ दिया। अब ये MgCl2 है तो Mg हो गया 2 प्लस Cl कितने हैं 2, तो एक Cl पे माइनस 1 होता है, एक Cl पे माइनस 1 होता है। अब मैंने सारे को प्लस माइनस पे तोड़ दिया। अब देखो Mg वाले को मैंने प्लस वाले को OH के साथ जोड़ दिया, तो Mg पे प्लस 2 है, OH पे माइनस 1 तो माइनस 2 हो गए, तो 2 प्लस और 2 माइनस को जोड़ दिया, तो Mg 1 है, OH 2 है, तो OH में ब्रैकेट के नीचे 2 कर दिया। अब H प्लस 2 प्लस है, Cl माइनस 2 माइनस है, तो 400 बैलेंस हो गया। संख्या की बात करें तो H2 है, Cl 2 है, तो इसका मतलब है HCl के आगे 2 आ जाएगा। और ये जो पानी है, एक पानी है, तो पानी के आगे 2 आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। देखें अगला जो क्वेश्चन है वो मान लेता आपके पास कुछ ऐसा है। सपोज करें आपको दिया है AlCl3 प्लस H2O, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए और संतुलित कीजिए। तो सेम जैसे अभी आपने सीखा है बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहला क्या काम करेंगे, Al लिखेंगे, 3 Cl है, Cl लिख लो, ऐसे कर लो अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो। H2O कैसे टूटता है, H प्लस OH माइनस में ऐसे टूटता है। अच्छा आप देखें, एक काम करते हैं, इस OH माइनस में नीचे लिखिए तो ये पानी हो गया है और ये AlCl3 हो गया है। Al पे चार्ज कितना होता है, A पे +3 का चार्ज होता है, तो मैंने +3 लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास Cl है, तो Cl पे चार्ज कितना होता है माइनस का A, तो -1 लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, प्लस वाले को माइनस के साथ जोड़ना है और माइनस वाले को प्लस के साथ जोड़ना है। यहाँ 3 प्लस है, यहाँ कितना माइनस है 1, इसका मतलब बैलेंस तो है, तो इसका मतलब है 3 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 3 नहीं कर सकते, तो क्यों ना OH में 3 ले आऊं ऐसे, तो 3 प्लस 3 माइनस चार्ज हो गया बैलेंस। अब बात करते हैं संख्या की। Al कितना है आगे 1, ये कितना है 1 2 3, तो Al 1 है, 3 OH है, तो क्या लिखेंगे Al OH का होल थ्राइस, ऐसे लिख देंगे। दूसरी बात, अब मुझे जोड़ना है Cl को किसके साथ, H प्लस के साथ, तो Cl कितने हैं 3, तीनों पे चार्ज कितना माइनस का 1, तो टोटल चार्ज कितना हो गया माइनस का 3, यहाँ कितना है प्लस का 1, तो यहाँ पे 3 और यानी 2 और लेके आ जाएंगे, तो 3 प्लस हो गया है, 3 माइनस हो गया, तो चार्ज तो हो गया बैलेंस। अब H की संख्या कितनी है 3, Cl की संख्या कितनी है 3, तो 3 को कर देंगे कॉमन और क्या बन जाएगा HCl। तो इस हिसाब से आपके पास जो उत्पाद बना है वो कौन बन गया, AlOH का होल थ्राइस प्लस 3 HCl। अब बात करते हैं बैलेंसिंग की, तो देखो Al 1 है Cl 3 है, Al 1 है Cl 3 है बैलेंस, H 3 है OH 3 है, एक H और एक OH को जोड़ के एक पानी बनता है, यानी इससे क्या बनेगा एक पानी, इससे 2 पानी, इससे 3 पानी, पानी के आगे हम क्या कर देंगे 3, तो ओवरऑल पानी भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि मैं ठीक किया या नहीं किया। Al 1 है, Al 1 है बैलेंस है,
Cl3 है, Cl3 है, बैलेंस है। H कितने हैं? 3 दूनी 6, 3 H यहाँ है, 3 H यहाँ है, 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 3। इससे मतलब ओवरऑल जो रिएक्शन है वो क्या है? बैलेंस है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब आपके पास बैलेंसिंग और क्या रह जाता है वो भी देखो। जैसे जिस तरीके से Na पे +1 होता है, मतलब Na पूरा 1 है, इस तरीके से हमारे पास 3 चीजें ऐसी हैं जो कि 1 है, वो ध्यान रखें। वो क्या क्या है? जैसे CO3 2-, ये पूरा 1 ही है। इसमें तुम कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 ऐसे देखोगे नहीं, इसी पे ध्यान रखना। CO3-2 यानी CO3 पूरा 1 ही है, ध्यान रखेंगे। 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, इसको ऐसे चेक नहीं किया जाता। हम पूरा कैसे चेक करते हैं? CO3, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। ऐसे हमारे पास होता है SO4 2-, SO4 2-, ये भी पूरा 1 ही है। जिस तरीके से Na पूरा 1 है, उस तरीके से SO4 भी पूरा 1 होगा। यहाँ 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन है, इसको ऐसे नहीं पढ़ते, SO4 पढ़ा जाता है पूरा एक साथ, उसको हम बोलते हैं सल्फेट। इसके अलावा NO3-, ये भी पूरा 1 होता है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। इसके अलावा है PO4 3-, इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट। तो ओवरऑल ये आपके पास हो गए 4, ये चारों के चारों ध्यान रखना, ये 1 ही होते हैं। ये अगर आपको याद हो जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका ध्यान रखना। जैसे सपोज करो SO4 है, मैं आपसे बोलता हूं कि आपको एक रिएक्शन दी है, मान लो Na2SO4 प्लस HCl दिया है, ऐसी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, मैं बात करता हूं Na कितने दिए हैं? 2। हालांकि इस रिएक्शन को मैं उत्पाद यहाँ पे लिख भी सकता हूं, परंतु मैं लिख नहीं रहा, क्योंकि आप सीख रहे हो कि जो सूत्र है वो बनते कैसे हैं और सूत्र बनने के बाद उनको बैलेंस कैसे करते हैं। तो शॉर्ट हैंड तरीका देखें, Na कितने हैं? 2, तो मैंने Na लिख दिया, Na लिख दिया। Na का चार्ज कितना होता है? प्लस का 1, प्लस का 1 लिख दिया, प्लस का 1 लिख दिया। SO कोड पूरा 1 होता है, ये ध्यान रखेंगे। और SO4 पे कितना चार्ज होता है? -2, उन्होंने यहाँ लिख दिया। अब HCl की बात करते हैं, तो ये हो गया H और Cl। सबको पता है Cl पे कितना होता था? -1। Cl पे -1 होगा तो H पे कितना होगा? +1 होगा। तो डायरेक्टली भी तुम याद कर सकते हो, H पे +1 होता है, C पे -1 होता है। अब मैंने बोला प्लस वाले को किसके साथ जोड़ेंगे? माइनस वाले के साथ, और माइनस वाले को प्लस वाले के साथ। तो यहाँ कितना प्लस है? इस साइड प्लस है 2, इस साइड माइनस कितना है? 1। इसका मतलब है बैलेंस नहीं है। तो 2 प्लस है तो 2 माइनस भी होने चाहिए। माइनस का 1 है, तो इसका मतलब है Cl 1 और लाना पड़ेगा। तो 2 माइनस हो गए हैं, 2 प्लस हो गए हैं, अब ये बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब है 2 Na है, 2 Cl हैं, तो क्या बन जाएगा? 2 तो कॉमन कर दिया और क्या बन गया? 2 NaCl बन गया। तो आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। 2 Na है, फिलहाल तो हमने क्या करा? सबसे पहले चार्ज को बैलेंस किया है। 2 प्लस है, 2 माइनस है, बैलेंस हो गया चार्ज। संख्या की बात करते हैं तो Na 2 है, Cl 2 है, इसका मतलब है 2 को हमने कॉमन कर दिया और क्या बन गया? NaCl। अब बात करते हैं माइनस और प्लस रह गया। कितना माइनस है? 2। कितना प्लस है? A। इसका मतलब बैलेंस नहीं है, तो क्यों ना एक H प्लस को और लेके आ जाए। तो 2 प्लस हो गया, 2 माइनस हो गया, चार्ज हो गया बैलेंस। अब SO4 पूरा 1 है, H कितने हो गए? 2 हो गए। इसका मतलब 2 तो H है और SO4 1 है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको हटा रहा हूं। H 2 है तो H के नीचे 2 लिख दिया। SO4 पूरा 1 है तो पूरा SO4 1 लिख दिया। ये क्या बन गया? H2SO4। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जो H 2 है तो मैं इस 2 को आगे नहीं लिख सकता, क्योंकि आगे लिख दूंगा तो H तो 2 हो गए, परंतु H2 भी कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने कहा था जो संख्या लिखोगे गुणा दोनों में होगी, प्लस वाले में भी होगी और माइनस वाले में भी होगी। इसका मतलब ये H के आगे मैं 2 ना लिख करके नीचे लिखूंगा तो H 2 हो जाएंगे, SO4 1 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो सूत्र तो बन गए। अब बात करते हैं बैलेंस की। तो बैलेंसिंग में देखें, H कितने हैं? 2। Cl कितने हैं? 2। आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हो और राइट हैंड साइड की बात करते हो तो Na कितने हैं? 2। Na हो गए 2। SO4 1 है, SO4 पूरा 1 है। H कितना? 1 है, H यहाँ 2 है, तो मैंने इस ऐसा के क्या कर दिया? 2 कर दिया। Cl कितने हैं? 2। यहाँ पे Cl कितने हैं? 2। तो ये हो गया बैलेंस। मैं इसको ऐसे भी बैलेंस कर सकता था, भाई H 2 है, Cl 2 है, इससे मतलब 2 कॉमन आ गया, क्या बन गया? 2HCl, और 2HCl में है। तो आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आ रहा हो कि रिएक्शन आपको कैसे करनी है।
मैं तो सिखा रहा हूं, पहले मैंने आपको सिखाया इजी, ये थोड़े टफ से थे जिसमें आपको क्या किया गया है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आपको दिया गया है और राइट हैंड में क्या बनेगा और उसके बाद उसको कैसे संतुलित किया जाएगा वो हमने सीखा है। बस एक चीज जो आपको सीखनी है अब वो क्या है कि अगर आपको नाम दे दिया जाए और नाम के बाद रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी वो आपको सीखना पड़ जाए, तो फिर कैसे सीखा जाएगा उससे भी एक बार दे देते हैं। जैसे मान लो आपको दिया है, सपोज करें सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ये तो हो गया आपके पास लेफ्ट में। राइट में आपको क्या दिया है, राइट में आपको दिया है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और इसके बाद प्लस, फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूं, प्लस बेरियम सल्फेट, ये आपको दिया है और आपको बोला जा रहा है इनके पहले सूत्र लिखो और सूत्र लिखने के बाद इनको बैलेंस भी करो। तो सूत्र बनाना तुमने अभी सीखा ही है, फटाफट इसको सीखते हैं, उसके बाद इसको बैलेंस भी करते हैं। सोडियम और क्या दिया है सल्फेट, तो सल्फेट तुम्हें पता है कि सल्फेट पे कितना माइनस होता है, 2 माइनस, सोडियम पे कितना होता है +1। अब सिंपल सी बात है, सोडियम सल्फेट बनाना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इस पे -2 है, इस पे +1 है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। अगर 2 माइनस है तो 2 प्लस होना चाहिए, तो इसका मतलब Na एक और लेके आ जाएंगे। अब 2 Na हो गए यानी 2 प्लस हो गया और 2 माइनस हो गया, 4 तो हो गए बैलेंस। अब बात करते हैं संख्या की, तो Na कितने हैं 2, SO4 कितना है 1, इसका मतलब Na तो हो गए 2 और SO4 हो गया 1, इसका मतलब सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है Na2SO4 होता है। अब बेरियम क्लोराइड, इसमें तुम्हें बेरियम का चार्ज नहीं पता तो ध्यान रखना, बेरियम का जो चार्ज होता है मैं यहां पर देता हूं, बेरियम का चार्ज होता है +2 की, ये ध्यान रखेंगे, बेरियम का चार्ज +2 होता है। तो अब मुझे बनाना है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम पे चार्ज हो गया +2 और क्लोराइड का मतलब Cl, Cl पे होता है -A, तो बेरियम ये हो गया, क्लोराइड ये हो गया, इस पे +2 है, इस पे -1 है, इस मतलब बैलेंस नहीं है, तो Cl में एक और लेके आ गया। अब 2 प्लस है और 2 माइनस है यानी चार्ज हो गया बैलेंस। अब चार्ज अगर बैलेंस हो गया है इसका मतलब है 2 प्लस 2 माइनस। तो अब संख्या की बात करें तो Ba के आगे 1 है यानी 1 तो हो गया Ba और Cl कितने हो गए 2, तो 1 है Ba और Cl 2 है, तो Cl के नीचे 2 कर देंगे, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र हो गया BaCl2। अब बात करते हैं आगे, आगे क्या दिया है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम आपके पास ये रहा Na और क्लोराइड आपके पास ये रहा Cl, Na पे +1 होता है, Cl पे -1 होता है, तो ये तो बैलेंस ही है, तो एक Na है और एक Cl है, तो क्या बन जाएगा NaCl। अब प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, तो बेरियम पे चार्ज होता है +2, सल्फेट पे चार्ज होता है -2, सल्फेट कौन होता है SO4 2-, सल्फेट पे -2 है, बेरियम पे +2 है, तो +2 और -2 बैलेंस हो गया। अब इसका मतलब चार्ज बैलेंस हो गया, तो दोनों की संख्या, तो Ba 1 है SO4 1 है, दोनों 1-1 हैं, तो यहां बदलेगा BaSO4। तो कुल मिलाकर हमने अब इन सबके सूत्र लिख लिए हैं। अब इनके चार्ज की बात करें, मतलब संख्या की बात करें, तो संख्या कैसे बैलेंस होगी, Na 2 है, Na 1 है, इसका मतलब है इसके आगे मुझे क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, तो मैंने 2 कर दिया, तो Na हो गए 2, SO4 1 है, SO4 1 है, बैलेंस है, Ba 1 है, Ba 1 है, बैलेंस है, Cl 2 है और यहां देखें तो Cl 2 है, इसका मतलब है बैलेंस हो गया। तो ओवरऑल हमने Na से आगे क्या किया है 2 किया है। तो आई होप ये बैलेंसिंग का जो पार्ट है यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, ये आपका पूरा पार्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो को, इस लेक्चर को ढंग से पढ़ना और ढंग से समझना, रिपीटेड इसमें जो है प्रैक्टिस करना, ये चार्ज आपको जो है सारे डायरेक्ट याद होने चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए।